हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एनबीएफसी सेक्टर के बारे में। कल हमने फाइनेंशियल स्पेस स्टार्ट किया था, हमने समझने की कोशिश करी थी कि भाई फाइनेंशियल स्पेस के साथ पूरे के पूरे सेक्टर को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तो हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आज हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम समझने वाले हैं एक एनबीएफसी कंपनीज में क्या क्या मेट्रिक्स होती हैं, उनको किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। कुछ एनबीएफसी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हमें जो सुनने को मिलती है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखो, सिंपल सा डिफरेंस समझते हैं पहले तो कि एनबीएफसी और बैंक में फर्क क्या है। बैंक के पास होता है लो कॉस्ट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कासा। तो कासा कल हमने समझा था कि कासा क्या है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। तो बैंक के पास करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से लो कॉस्ट ऑफ फंड उठा सकते हैं। बट एनबीएफसी के पास ये वाली फैसिलिटी होती नहीं है। आप सिंपल सा दिमाग लगाओ, आप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर बैंक पकड़ो वर्सेस देश की सबसे बड़ी एक एनबीएफसी कंपनी पकड़ो। तो आप एक साइड में रखो बजाज फाइनेंस, दूसरी तरफ रखो आप एचडीएफसी बैंक। बजाज फाइनेंस में क्या आप सेविंग्स अकाउंट खुला सकते हो? नहीं। बजाज फाइनेंस में क्या आप करंट अकाउंट खुला सकते हो? नहीं। बट वहीं आप ये दोनों काम कर सकते हो एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू आपका बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के लिए जो आपका सोर्स ऑफ फंड है वो चेंज हो रहा है। बजाज फाइनेंस कमर्शियल पेपर से पैसा उठाएगा, वो क्यूआईपी के जरिए पैसा उठाएगा, वो बॉन्ड रेस करके पैसा उठाएगा। वो जैसे आप देखते हो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी की एफडी जरूर होती है, टर्म डिपॉजिट जरूर होता है। तो वो टर्म डिपॉजिट के थ्रू पैसा उठाएगा, बट उसके पास कासा अकाउंट्स नहीं रहेंगे। तो ये चीज हमें समझ के चलनी पड़ेगी। अब देखो, फिर हमारा वही दिमाग में गणित चालू हो जाना चाहिए कि अगर इनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट नहीं है, इसका मतलब इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होगा। इसका मतलब जो इनका यील्ड है, जिस रेट पे ये लोगों को इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर एचडीएफसी बैंक वर्सेस बजाज फाइनेंस देखोगे तो इनकी यील्ड में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस का यील्ड ज्यादा होगा, और ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि आपकी सिंपल सी बात है कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा है। तो इनको सेम अमाउंट ऑफ मार्जिन बनाने के लिए ज्यादा यील्ड पे लोन देना पड़ रहा है। अब इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी या माइक्रो फाइनेंस लोन में और अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादा जाती हैं। क्योंकि अगर आपको हायर इंटरेस्ट रेट कमांड करना है तो आप बैठ के हाउसिंग लोन में तो हायर इंटरेस्ट रेट कमांड कर नहीं सकते ना। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। फिर हम आगे चल के बात भी करेंगे कि भाई ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किस तरीके से चलती है, जो हाउसिंग में एनबीएफसी कंपनी ये किस तरीके से चलती है, ये समझ के चलेंगे। तो अभी तक हमें यह तो चीज समझ में आ गई कि एनबीएफसी की कॉस्ट ऑफ बोरिंग वुड बी हायर देन द लाइक्स ऑफ बैंक्स। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। इस चीज से हमें एक और चीज समझ में आएगी कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कट आएंगे तो बैंक से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी एनबीएफसी कंपनी को, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा है। अगर वो ज्यादा वाली कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास तो ऑलरेडी कासा है ना, उसके पास तो कासा बुक है। तो उसके उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जो रिमेनिंग 60-70% ऑफ द बुक है ना, उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा कि भाई 30-40% के आसपास तो कासा का है ही। तो एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो में लैग आ रहा था। ठीक है, वापस शुरू कर। देखो, तो हमें ये तो चीज समझ में आ गई कि भाई बैंक के पास अगर 30-40% कासा है, वो तो ऑलरेडी लो कॉस्ट है ना, तो उसको जब इंटरेस्ट रेट कट आएगा तो बेनिफिट मिलेगा रिमेनिंग 60-70% पे। तो बैंक को बेनिफिट कम मिलेगा इंटरेस्ट रेट कट का, एनबीएफसी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट रेट कट का। ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, अब हम पूरे के पूरे एनबीएफसी सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गया हमारा अनसिक्योर्ड वाला पार्ट, और एक हो गया हमारा सिक्योर्ड वाला पार्ट कि भाई कोई ना कोई कोलैटरल रखा हुआ है। तो आप सबसे पहले सिक्योर्ड वाला पार्ट ही देख लेते हैं। तो सिक्योर्ड वाले पार्ट में आप देखोगे कि एनबीएफसी कंपनी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का कोलैटरल रखती है। अब कोलैटरल में क्या क्या हो सकता है? कोलैटरल में आपका हो सकता है कि भाई जो उसने कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदा, कि जैसे अगर मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल रख लिया, टीवी खरीदा तो टीवी रख लिया एक कोलैटरल में, इस तरह की चीजें हो गई। या फिर वो स्पेसिफिक कुछ एक सेगमेंट में लोन प्रोवाइड कर रही हो कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देते हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देते हैं। आपने जिस दुकान के वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिया, हमने वो दुकान ही उठा के अपना कोलैटरल रख लिया है, या हम गोल्ड लैंडिंग करते हैं। ये अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। अब एक एक करके एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गोल्ड फाइनेंसिंग में क्या होता है। देखो, गोल्ड फाइनेंसिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है किसी भी लोन को सर्विस करने का। मतलब बहुत बेहतरीन। और हमारे पास देश में दो ही सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। एक तो मन्नापुरम है और एक मुथूट है। और मन्नापुरम कुछ उसमें खास कर नहीं पा रहा, मुथूट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप थोड़ा समझ लेते हैं गोल्ड लैंडिंग का साइकिल चलता किस तरीके से। अब देखो, आप लेके जाते हो अपना, सपोज 50,000 रुपए का सोना लेके जाते हो, और 50,000 रुपए का सोने के बदले आप कुछ पैसा उठा के लेके आते हो।
तो पहले बात तो आरबीआई का रेगुलेशन है कि भाई जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो टियर 1, टियर 2, टियर 3, 4 सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप सिर्फ 75% एलटीवी तक का ही लोन दे सकते हो। तो अगर आप ₹50,000 का लोन देके ₹50,000 का आपने सोना दिया किसी भी कंपनी को, तो वो सिर्फ 75% ऑफ दैट टोटल 50,000 ही वो आपको लेंड कर सकता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब आ जाता है थोड़ा गोल्ड के ऊपर। देखो, एक तो गोल्ड हाईली लिक्विड है कि कल को अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया और कंपनी जाके गोल्ड को ऑक्शन करने गई, तो उसको तुरंत भाव मिल जाएगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा कैश में, उसको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो गोल्ड लेंडिंग कंपनी जो भी होती है ना, बहुत सिक्योर्ड होती है, उनमें ज़्यादातर दिक्कत आती नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपने एकदम ही काम खराब कर दिया कि भाई जैसे बहुत सारी कंपनियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने गोल्ड का वैल्यू ही ढंग से असेस नहीं किया, कि भाई आपने उसको डिस्बर्समेंट तो कर दिया 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से, और वो गोल्ड 12 कैरेट का ही था। तो आपने जितना वैल्यू एस्टिमेशन किया था, वो बहुत ज़्यादा था और वो एकदम खराब क्वालिटी का गोल्ड था और आपने ज़्यादा वैल्यू के हिसाब से डिस्बर्समेंट कर दिया। तो आपकी कंपनी में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आईएफएल सिक्योरिटीज़ के साथ ये काम हुआ। तो आईएफएल 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 सिक्योरिटीज़ के साथ नहीं, आईएफएल के साथ ये काम हुआ। तो आईएफएल तो अपने एंड से तो ये क्लेम करता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, बट आरबीआई को ऐसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि अब आप आगे चल के गोल्ड लोन नहीं कर सकते। तो इस तरीके की अगर आपकी कंपनी में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो गोल्ड लेंडिंग का बिज़नेस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया बिज़नेस है। क्योंकि यहाँ पर हम एक इंक्रीमेंटल, एक एप्रिशिएटिंग एसेट क्लास के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर आज गोल्ड का भाव 70,000 है, तो अगले साल ज़्यादातर चांस है कि वो 70,000 का 75,000 ही होगा, 75,000 का 80,000 ही होगा। गोल्ड का भाव कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। तो एक चीज़ समझ के चलते हैं। आपके पास एक कस्टमर आया था 50,000 रुपीज़ का गोल्ड लेके, सपोज़ आज के दिन गोल्ड का भाव है ₹50,000, वो आपके पास आया 10 ग्राम सोना लेके, 10 ग्राम सोने का आपने उसको ₹50,000 के हिसाब से जो भी लेंडिंग करना था, वो आपने लेंडिंग कर दिया। अब क्या हुआ, 1 साल बाद सोने का भाव बढ़ गया। अब सोने का भाव गोज़ अप फ्रॉम 50,000 टू 80,000, ₹30,000 सोने का भाव बढ़ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप सीधा-सीधा उस कस्टमर को कॉल करोगे कि भाई साहब, जो आपने मेरे पास ₹50,000 का सोना रखवाया था, अब उसका वैल्यू बढ़ के ₹80,000 हो गया है, तो आपको और पैसा चाहिए क्या? तो आपने बिना कोई एफर्ट डाले, बिना किसी अपनी टीम को ग्राउंड पे भेजे, बिना कोई गोल्ड का वैल्यू असेस करे, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, आपने अपना ₹30,000 का इंक्रीमेंटल डिस्बर्समेंट कर दिया। तो इसलिए गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। एक तो हाईली लिक्विड है, छोटा टेन्योर है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसके ऊपर से आप इंक्रीमेंटली भी पैसा दे सकते हो। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन होगी। तो जितनी भी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी पकड़ोगे ना, वो ज्यादातर अच्छा ही कर रही होती है। और थोड़ा बहुत सिक्लिकलिटी आती है कि भाई जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस की वजह से लोग ज्यादातर हमारे अनसिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ चले जाते हैं, या गोल्ड को गिरवी रखने की इच्छा नहीं करते। बट वो बहुत छोटा सा फैक्टर है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये आपको ऑलमोस्ट सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज हैं जो 20-25% के आसपास से लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम उसके बाद आ जाता है हम एमएसएमई लोन्स पे। एमएसएमई भी सिक्योरिटी बैक्ड लोन्स पे। तो एमएसएमई सिक्योरिटी बैक्ड लोन्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये काम करते हैं कि भाई आपने अपनी दुकान के लिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया, तो एक काम करो, ये जो आपकी दुकान है, इसी को मेरे पास गिरवी रख दो, इसी को मेरे पास कोलैटरल पे रख दो। उसमें भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दूसरी तरफ ये होता है कि भाई जो आपका घर है ना, जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हो, आप उसको कोलैटरल में रख दो। ये है सारा का सारा सिक्योर्ड लोन। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलता नहीं। तो ये भी ठीक है। बट इसमें हमें ध्यान रखना है, क्या ये जॉइंट लेंडिंग मॉडल में लोन दिया गया है? क्योंकि अभी पिछले अगर आप 2 क्वार्टर का किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट पकड़ोगे ना, पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल है, जिसपे सब लोग बहुत बुलिश हुआ करते थे, उसमें अब उतना काम बढ़िया हो नहीं रहा। क्योंकि देखो, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल समझ लेते हैं पहले थोड़ा-सा क्या होता है। जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल का मतलब कि आपने गाँव की 10-15 लोगों को इकट्ठा करके एक साथ लोन दे दिया। तो सपोज़ आपको ₹1,00,000 का लोन देना था, तो ₹1,00,000 का लोन आपने 10 जनों में दे दिया। तो 10 जने उसकी सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं कि भाई हम इस ₹1,00,000 के लोन पे डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। तो ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है, तो इसमें तो 10 परिवारों को दिया है बेसिकली आपने। तो 10 जने अलग-अलग घर में रह रहे हैं, बट वो एक ही गाँव के थे, एक ही बिज़नेस में काम कर रहे थे, इसलिए आपने उनको मिला के लोन दिया था, तो आप उनका कलेक्शन भी एक साथ ही कर रहे हो। तो पहले इनमें फ़ायदा क्या होता था कि भाई सारे के सारे लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक-दूसरे का डिफ़ॉल्ट होने नहीं देते थे, थोड़ा-सा इमेज पे बात आ जाती थी, थोड़ी-सी बेइज्जती वाली बात हो जाती थी कि इसने अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, इसलिए सब लोग मिल-बाँट के उस लोन को सर्विस करते रहते थे। कंपनी को ज़्यादा डिफ़ॉल्ट मिलता नहीं था। और इसके लिए कंपनियों ने क्या किया था, हर गाँव में जाके एक वो बैठक सी बनाते थे कि भाई आओ, सारे एक इनका एक कलेक्शन टीम होता था, वो गाँव में जाता था, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और इनको पैसा मिल जाता था। बट आप पिछले 2 क्वार्टर से देखोगे, ये इस मॉडल में उतना सक्सेस मिल नहीं रहा। वो जो लोग मीटिंग्स में आना ही बंद कर दिया, उन लोगों ने वहाँ पर कलेक्शन सेंटर्स पे आना ही बंद कर दिया है।
तो इसलिए जो भी अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में बहुत ज्यादा बुलिश है और उसके बाद उनका एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, तो हमारे दिमाग में घंटी बजानी थी कि भाई ये तो थोड़ा काम ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके इसके बाद आ जाते हैं हम होम लोन वाली कंपनीज पे। देखो, होम लोन वाली कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखो, पहले तो आप होम लोन वाली कंपनी की कैटेगरी में घुसोगे कैसे, कि आपका 60 या 70% एग्जैक्ट देख लेना, या तो 60 या 70 है। 70% जो भी आपका लोन डिसबर्समेंट है वो हो रहा है टुवर्ड्स आपका होम लोन। तो आप एक होम लोन कंपनी कैटेगरी में आ जाओगे, एक होम लोन एनबीएफसी के कैटेगरी में आ जाओगे। तो फिर क्या होगा, आपको डायरेक्ट एनएचबी से पैसा मिल जाएगा। एनएचबी क्या है? नेशनल हाउसिंग बोर्ड। नेशनल हाउसिंग बोर्ड से पैसा मिलने का मतलब क्या है, यहाँ से बहुत सस्ते रेट पे पैसा मिलता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सरकार से पैसा मिल रहा है ना। तो डायरेक्ट सरकार से जो पैसा मिलता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चुकाना नहीं पड़ता। तो आपके लिए ऑलमोस्ट एज गुड एज एक लो कॉस्ट फंडिंग सोर्स है। तो आप इसीलिए देखोगे कि एक एक तरफ है अनसिक्योर्ड लैंडिंग करने वाली एनबीएफसी, या सिक्योर लैंडिंग करने वाली भी एनबीएफसी कंपनी जो एमएसएमई को केटर कर रही है। उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपकी एक हाउसिंग लोन करने वाली एनबीएफसी। तो ये चीज पे हमें समझना पड़ेगा। अब हाउसिंग लोन मार्केट पे बहुत तगड़ी चीज है, इसमें भी थोड़ी चीजें समझते हैं। अब हाउसिंग लोन में आप उसका घर ही गिरवी रख रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, बट उसमें फिर ऐसा क्यों है कि कुछ कंपनी खराब करती है, कुछ कंपनी बहुत अच्छा करती है। जैसे मेरे को याद आ रहा है, कैनफिन होम्स एक कंपनी है जो कैनरा बैंक का सब्सिडरी हुआ करता था, उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहा है। उसमें कुछ कुछ हो ही नहीं रहा है। और इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। ये देखो, कुछ तो इनकी कहानी बेस की है कि इतना बड़ा बेस हो गया कि इसके ऊपर ये लोग ग्रोथ लेके नहीं आ सकते। दूसरी कई बार इनकी कहानी होती है स्ट्रैटेजी की भी, कि जैसे मेरे को याद आ रहा है, कैनफिन होम्स का मैनेजमेंट कहता है कि हम अफोर्डेबल सेगमेंट में हमें कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रहा, हमें एकदम प्रीमियम सेगमेंट में, मतलब जो। तो चलो फिर वापस शुरू कर लेते हैं, पता नहीं आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, वापस करते हैं। तो कैनफिन होम्स का मैनेजमेंट बोलता है कि हमें ये जो अफोर्डेबल होम लोन वाला सेगमेंट है ना, इसमें तो कोई ग्रोथ दिखता नहीं है, हमें एकदम प्रीमियम लेवल वाले सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल इंडस्ट्री ट्रेंड से उल्टा है। पूरा का पूरा इंडस्ट्री बोल रहा है कि भाई हमें अफोर्डेबल होम लोन, जो ये 5 से 15 लाख रुपए या 25 लाख रुपए वाला लोन है ना, इसमें हमें बहुत ग्रोथ दिख रही है। ये वाला सेगमेंट बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 20% ओवर वाई लेवल। और वहीं कैंफिन वाले आके बोलते हैं कि भाई हमें तो यहाँ पर ग्रोथ दिख ही नहीं रही, हमें तो प्रीमियम वाले में ग्रोथ दिख रही है, और प्रीमियम वाले में ग्रोथ दिखने के बावजूद भी वो अपने रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे। तो इससे हमें समझ में आता है कि भाई यहाँ तो चीज थोड़ी सी खराब चल रही है, इस वाली कंपनी से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। इसीलिए आपको पूरे सेक्टर की हर कंपनी पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके आपकी एक कहानी समझ में आएगी कि पूरे के पूरे सेक्टर में हो क्या रहा है। अब एक काम करते हैं, होम लोन में भी हम तीन तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका एकदम हो गया एकदम सस्ता अफोर्डेबल होम लोन करना। उसके बाद आ जाता है मिड प्रीमियम सेगमेंट, और फिर आ जाता है प्रीमियम सेगमेंट। आप जैसे आपको याद होगा, अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर से पहले एचडीएफसी जो था, वो भी एक होम लोन करने वाला एक एनबीएफसी कंपनी था। तो वो करता था एकदम प्रीमियम लोन, वो 60 लाख से ऊपर वाले टिकट साइज का लोन करता था। अब ये जो आवास है, एप्टेस है, होम फर्स्ट है, ये स्टार हाउसिंग फाइनेंस है, ये सब क्या करते हैं, ये सब अफोर्डेबल होम लोन करते हैं, मतलब 5 लाख से 15 लाख के बीच के टिकट साइज का ये लोग होम लोन करते हैं। इन दोनों के बीच में जो आता है वो आता है मिड प्रीमियम सेगमेंट के जो होम लोन करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें आज की डेट में देखने को मिल रही है, वो ये अफोर्डेबल और ये मिड प्रीमियम वाली कंपनियों में देखने को मिल रही है। ज्यादातर यही कंपनियां बहुत अच्छी रेट पे ग्रो कर रही हैं। जैसे मैं आपको एक कंपनी बताऊं, स्टार स्टार हाउसिंग बहुत ही छोटा सा कंपनी है। स्टार हाउसिंग अपना गाइडेंस देके चल रहा है कि ये अपने अपने जो एयूएम है उसको 10 गुना कर देगा इन नेक्स्ट 3 to 4 years। तो इतना अच्छा गाइडेंस देके चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ ही इतना अच्छा आ रहा है। ऊपर से उसको बेस का एडवांटेज भी मिल रहा है, क्योंकि उसका बेस छोटा है, इसकी वजह से वो ज्यादा पेस पे ग्रोथ कर सकता है। तो ये भी चीज हमें देखना चाहिए। तो अगर आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उठा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई उसका फ्लेवर क्या है, वो कौन से सेगमेंट में जाके लोन करने का कोशिश कर रहा है। अब आपको समझ में आए कि भाई ये अफोर्डेबल सेगमेंट में जाके होम लोन कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई वहां पर पूरा सेक्टर किस पेस पे ग्रो कर रहा है। कि अगर मैं अब आपको एक बॉल पार्क फिगर बताऊं, तो जो अफोर्डेबल होम लोन वाला सेगमेंट है वो बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 20% odd। तो अगर आपका वो वाला कंपनी सिर्फ 18% का ग्रोथ लेके आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए भाई ये कुछ अच्छा काम कर नहीं रहा, इसका इंडस्ट्री से भी कम ग्रोथ है। इसका मतलब ये अपना मार्केट शेयर लगातार लूज ही कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमें समझनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद आ जाते हैं जो कोलैटरल के बिना लोन दिया जाता है, जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, प्रॉपर प्रॉपर अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, उसके ऊपर। तो देखो, एक चीज समझते हैं,
कुछ भी अगर आप रिस्क को मैनेज करने चल रहे हो ना, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारी कंपनी देखी है जो कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लेंडिंग करती है, उसके बाद भी उनके ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स मेंटेन रहते हैं। और ऐसी हमने बहुत सारी ऐसी कंपनी भी देखी है जिनके पास 100% कोलैटरल बैक्ड होती है और उनका ग्रॉस एनपीए नंबर, नेट एनपीए नंबर आड़ू-झाड़ू जगह पहुँच जाता है, मतलब बिल्कुल ही बेकार हो जाता है और वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो इससे इससे हमें किसी भी तरीके से ये असम्पशन नहीं बनाना चाहिए कि भाई अगर कोई कंपनी अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले रहा है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी बन जाता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर रहा है, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देके चल रहा है। अगर कॉन कॉल में मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई हमें थोड़ा-सा स्ट्रेस सिचुएशन देखने को मिल रही है, आगे चल के हमारी क्रेडिट कॉस्ट ऊपर जा सकती है, हमें प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये क्लियर कट सिग्नल है कि आगे चल के ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स बढ़ने वाले हैं। तो हमें वो चाहे सिक्योर्ड हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, उस कंपनी से बाहर आना ही पड़ेगा। तो कभी भी ये दिमाग में चीज़ें नहीं बनानी है कि भाई अगर कंपनी अनसिक्योर्ड है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की है, हम इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो हमें पढ़ना सब कुछ है, इन्वेस्ट अपनी मनमर्जी का करना है, बट इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं करना कि ये अनसिक्योर्ड कर रहा है इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा। अब अनसिक्योर्ड वालों में देख लेते हैं क्या होता है। अब अनसिक्योर्ड में मैं जैसे बताऊँ, अरमान फाइनेंस शायद अनसिक्योर्ड करता है, या तो वो जॉइंट लेंडिंग करता है या अनसिक्योर्ड करता है। एक काम तो वो करता है, वो आप लोग चेक कर लेना, या चलो किसी भी एक रैंडम कंपनी उठा लेते हैं जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग करती है। तो ये जितनी भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग करने वाली कंपनी होती है ना, ये क्या करती हैं, बहुत छोटे टिकट साइज का लोन देती हैं और बहुत सारे जनों को लोन देने का कोशिश करती है, जिससे ये अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करके बैठे। क्योंकि आप एक ही जने को बहुत ज्यादा लोन कर दोगे और वही डिफॉल्ट कर गया, तो आपका इस वक्त ग्रॉस एनपीए नंबर बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो आपको ट्रैक क्या करना है, कोई सिक्योर्ड कर रहा है चाहे अनसिक्योर्ड कर रहा है, आपको ग्रॉस एनपीए नंबर ट्रैक करना है। और आपको हर कॉन कॉल में ये चीज सुननी है कि भाई आपने क्रेडिट कॉस्ट पे क्या गाइडेंस दे रहे हो। क्या आप क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बता रहे हो कि क्रेडिट कॉस्ट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, उसके बारे में बात करनी है। अगर मैं बात करूं अनसिक्योर्ड लेंडिंग की, तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में आपको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। क्या आपको, अगर आप ज़्यादा रिस्की कस्टमर को दे रहे हो तो अब आप उससे हायर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर पा रहे हो। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिल जाएँगी जिनको यील्ड है 36, 37, 38, 40% के आसपास का। तो अगर वो 40% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर पा रही हैं, तो इसका मतलब वो हाई रिस्क कस्टमर को कैटर भी तो कर रही हैं। अगर वो अपना रिस्क ढंग से मैनेज कर रही है, तो वो एक अच्छी कंपनी बन सकती है। तो ये चीज़ हमें समझ के चलनी है। तो चलिए, ये ऑलमोस्ट यही था, सारा का सारा हमने एनबीएफसी स्पेस कवर कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक रह गया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब एनबीएफसी कंपनी में आप बहुत बार देखोगे कि आपको कॉन कॉल में, पीपीटी में ये सुनने को मिलेगा कि लोन एज अ सर्विस, को लेंडिंग, या ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है ना, इनकी बहुत कॉमनली आपको सुनने को देखने को मिलेगी और स्पेशली जो छोटी कंपनी है उनमें भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या फंडा है, इसको भी समझ लेते हैं। तो को-लेंडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी एक बड़े प्लेयर के साथ, बड़ी एनबीएफसी के साथ या बड़े बैंक के साथ मिलके लेंडिंग कर रहे हो और उसके बदले आप एक फीस कमा रहे हो। तो जैसे कल के वीडियो में हमने समझा था कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बैलेंस शीट उठाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलेगा, फिर आपको नॉन इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलेगा, फिर आपको टोटल इनकम देखने को मिलेगा। ये चीज़ हमने कल सीखी थी। अब आ जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं कि को-लेंडिंग में क्या होगा। देखो, को-लेंडिंग में क्या करते हैं, को-लेंडिंग में ये लोग कस्टमर पकड़ते हैं कि भाई ये जो एनबीएफसी है इनके पास ज़्यादा रीच होता है। ज़्यादा रीच इन टर्म्स ऑफ कि ये ज़्यादा गाँव वाले एरिया में जा चुके होते हैं, वहाँ पर बैंक्स अभी पहुँचे नहीं होते हैं। तो इनके पास रीच तो होता है, बट इनके पास कैपिटल नहीं होता है, इनके पास पैसा नहीं होता। तो ये लोग बैंक को क्या बोलते हैं कि देखो, सारा का सारी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा, मैं ही इसको लोन डिस्बर्स भी करूँगा, मैं इस कस्टमर का बैकग्राउंड चेक भी करूँगा, मैं ही इस कस्टमर से लोन कलेक्शन भी करूँगा, मैं ही सारा पेपर वर्क करूँगा, मैं ही सारी माथा-फोड़ी करूँगा। आप मेरे को एक काम करो, बस आप मेरे को पैसा दे दो। तो क्या होता है कि अगर सपोज़ किसी कस्टमर को ₹10,000 देने हैं, तो बैंक कहता है चलो ₹10,000 में से ₹8,000 मैं दे देता हूँ। आज तुम 20% दे दो, ₹2,000 तुम दे दो। हमने दोनों ने मिलके इस बंदे को लेंड कर दिया। अब बाकी सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी कि तुम इसको किस तरीके से कलेक्शन कर रहे हो, किस तरीके से ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, सारी की सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी कि पेपर वर्क करो, बैकग्राउंड चेक करो, कोलैटरल किस तरीके से रखना है, वो नहीं रखना है, वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी। मेरे को तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से मतलब है। तो बैंक को इंटरेस्ट इनकम मिल गया। तो फिर इस बंदे का क्या हुआ, इस बंदे का फायदा क्या हुआ, एनबीएफसी को फायदा क्या हुआ, एनबीएफसी को ये फायदा हुआ कि एनबीएफसी को बैंक से एक फीस मिल गई। फीस मिलने का मतलब क्या है कि बैंक कहेगा कि भाई तो चलो, तुमने मेरे को ₹8,000 का लोन बुक प्रोवाइड किया, तुमने मेरी लोन बुक में ₹8,000 का इंक्रीमेंट किया, इसके बदले मैं तुम्हें एक छोटी सी फीस दे देता हूँ। तो ये जो फीस है, ये एनबीएफसी के लिए नॉन इंटरेस्ट इनकम में जाके ऐड हो जाएगी, तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसमें फायदा किसका है, इसमें फायदा एनबीएफसी का भी है, इसमें फायदा कस्टमर का भी है, इसमें फायदा बैंक्स का भी है।
अब कस्टमर और एनबीएफसी का फायदा कैसे है वो समझ लेते हैं। देखो कस्टमर का फायदा ऐसे है कि अगर बैंक से लोन उसको मिलेगा, मतलब बैंक के थ्रू उसको लोन मिलेगा, तो बैंक के पास तो चीपर सोर्स ऑफ फंड होगा ना एज कम्पेयर टू एनबीएफसी। तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, तो कस्टमर का फायदा हो गया। एनबीएफसी का क्या फायदा हो गया, एनबीएफसी को एक तो नॉन इंटरेस्ट इनकम मिल गई, थोड़ी सी 20% पे उसको इंटरेस्ट इनकम भी मिल गई, उसके अलावा उसको फीस भी मिल गई, और उससे भी क्या हो गया, उससे भी ज्यादा और बेहतरीन बात क्या होगी, उसको कंपेटिटिव रेट पे लोन देने का मौका मिल गया। कि अगर वो खुद लोन करता तो उसको ज्यादा यील्ड पे लोन करना पड़ता, अगर ज्यादा यील्ड पे लोन करना पड़ता तो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाता। मतलब अगर उसके बगल वाली एनपीएफसी 12% पे दे रही है और वो 14% पे दे रहा है, तो सारा का सारा कस्टमर 12% वाली के पास चला जाएगा ना। बट उसमें को लेंडिंग किया तो उसका उसका जो जो यील्ड उसको चार्ज करना पड़ा वो कम रहा, तो वो 12% के बजाय वो 11% पे कर पा रहा है। तो इसकी वजह से उसने कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर लिया, उसने कस्टमर को भी ले लिया, इंटरेस्ट इनकम भी कमा लिया, नॉन इंटरेस्ट इनकम भी कमा लिया। तो ये एनबीएफसी को फायदा हो गया। और बैंक को तो क्लियर कट फायदा है ही है, क्योंकि उसकी उसकी लोन बुक में वो लोन ऐड हो गया, तो उसकी लोन बुक में भी ग्रोथ आ गया, उसको भी नेट इंटरेस्ट इनकम कमाने का मौका मिल गया। तो ऑल इन ऑल तीनों जनों के लिए बहुत बेहतरीन काम हो गया, बैंक के लिए भी, एनबीएफसी के लिए भी, और कस्टमर के लिए भी। तो चलिए, यही थी कहानी पूरे के पूरे एनबीएफसी सेक्टर की। इससे ज्यादा आपको एनबीएफसी सेक्टर में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस ये चीज आपने देख ली, ये सारी चीजें आपने चेक कर ली, तो आपने हर हर एनबीएफसी कंपनी आप एनालाइज कर पाओगे। आप भी के लिए इतना ही रखना। थैंक यू।